जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपके सीटेट परीक्षा में हिंदी पेडागॉजी, ठीक है, हिंदी शिक्षण विधि से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सभी विषय में आपके शिक्षण विधि से 15-15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा 15 नंबर के थ्योरी आते हैं, ठीक है। तो हिंदी में जो 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसका प्रैक्टिस सेट साथियों ये प्रैक्टिस लेकर आया हूं। इसके बाद आगे भी आपको लगातार मिलता रहेगा और इसी में से साथियों आपके 15 नंबर पक्के होने वाले हैं, ठीक है, 100%। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है आपका स्क्रीन पर, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। तो भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है पूछा है, तो इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो मॉन्टेसरी है, मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति है, ये भी आपकी भाषा शिक्षण है पद्धति है। इसके अलावा किंडरगार्टन ये भी शिक्षण पद्धति है, ठीक है। डयवराली, ठीक है, डयवराली ये भी आपकी शिक्षण पद्धति है। और चौथा जो है आपका अभिक्रमित अनुदेशन, ये आपकी शिक्षण प्रणाली नहीं है, शिक्षण पद्धति नहीं है। तो इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा चौथा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण साथियों आपके सीटेट परीक्षा के लिए। हर बार ये किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाता है। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए। क्या? बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा है, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक, उसकी जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाए, ये एक कथन है या किसका मानना है? तो ये साथियों आपका महात्मा गांधी जी का मानना है, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के लिए है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो व्याकरण शिक्षण की बात कर रहा है, व्याकरण, ठीक है, यानी कि नियम सीखने की बात कर रहा है। तो इसमें कौन उपयुक्त नहीं है? तो निगमन प्रणाली द्वारा व्याकरण की बात की जाती है, आगमन द्वारा भी, ठीक है, अव्याकृत प्रणाली, ये सभी साथियों व्याकरण शिक्षण सीखने के लिए आपके उपयुक्त हैं। लेकिन जो कक्षाभिनय प्रणाली है, कक्षाभिनय मतलब कक्षा में साथियों प्रदर्शन करना, ठीक है, कला का जो प्रदर्शन करना, ठीक है, वो प्रणाली, तो इसके द्वारा कोई भी व्याकरण आप नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, बाकी आपके लिए सही है। और निगमन आगमन ये सभी प्रणालियाँ होती क्या हैं, इसकी थ्योरी की क्लास साथियों आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में, ठीक है, किसकी? हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में जो उद्देश्य कथन है वह आता है, पूछ रहा है। तो कब उद्देश्य कथन कब आता है? आप बीएड या बीटीसी किए होंगे तो पाठ योजना जरूर बनाए होंगे, ठीक है, तो उसमें उद्देश्य कथन कब आता है यही पूछा है। तो ये साथियों हर बार परीक्षा में आता है, कोई ना कोई प्रश्न जो पाठ योजना से है जरूर पूछा जाता है। तो जो साथियों उद्देश्य कथन है ये साथियों प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है, ठीक है। पाठ योजना में आप प्रस्तावना प्रश्न डालते होंगे, ठीक है, कुछ प्रश्न आप बच्चों से करते हैं, तो उसके पश्चात ही आपका उद्देश्य कथन आता है, ठीक है। बाकी सभी ऑप्शन आपके गलत हैं, तो आपका ऑप्शन ही सही हो जाएगा, इसको रट लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, यानी कोई शब्द है उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है? ठीक है, कोई शब्द है उसके बारे में आप व्याख्या नहीं कर सकते, जरूरी नहीं है, ठीक है, भ्रमण करके आप इधर उधर घूम करके नहीं, चित्र निर्माण करके, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि उसका वाक्य में प्रयोग कर दीजिए, ठीक है, वाक्य में प्रयोग कर दीजिए, वो अपने आप साथियों उसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया कि गुलाब, अब आप गुलाब नहीं समझ पाए, लेकिन अगर मैंने कह दिया गुलाब का फूल बहुत ही सुगंधित होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसके बारे में समझ जाएंगे, उसकी विशेषता समझ जाएंगे, उसके बारे में समझ जाएंगे, गुलाब है क्या, फूल है, ये भी समझ जाएंगे। तो उसका वाक्य में प्रयोग करके हम किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। 10 ही प्रश्न है साथियों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि यही सब साथियों प्रश्न बार बार आपकी परीक्षा में आते हैं, आप प्रीवियस ईयर भी उठाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। वाचन के समय, पढ़ने के समय जो पुस्तक होनी चाहिए हमारे आंखों से कितनी दूर होनी चाहिए? तो साथियों 12 इंच, 12 इंच यानी कि 1 फुट दूरी पर होना चाहिए, ठीक है, पुस्तक। तो इसको भी आप जानते रहिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, किस दृश्य उपकरण में, दृश्य उपकरण क्या होता है? जिसमें हम कोई चीज़ चित्रात्मक तरीके से देख सकते हैं, जैसे हमारा टीवी है, ठीक है। किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका स्लाइड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में, गलत है, ठीक है। ओवरहेड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में, तो आपका यही सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ठीक है। ये होता क्या है साथियों, आपको थ्योरी की क्लास में सब चीज़ें बताई जाएंगी, तो इसको आप जानते रहिए कि जो पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है वो ओवरहेड प्रक्षेपक में होता है, ठीक है। प्रक्षेपक मतलब प्रोजेक्टर में, ठीक है, ओवरहेड, तो इसका नाम आप जरूर याद रखे रहिए।
ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन आपके गलत हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौन पाठन के विषय में धारणा है। मौन पाठन मतलब अपने मन में पढ़ना के विषय में धारणा क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। ठीक है, एकाग्रचित होकर मतलब कि आपका दिमाग कहीं इधर उधर ना भटके, ये ऐसा अभ्यास होता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन है इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है। क्या एकाग्रचित होकर आप पढ़ेंगे, मौन मन में अपने पढ़ेंगे तो आपके पठन की गति धीमी हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ऐसे निगेटिव जो ऑप्शंस हैं आप तुरंत उसको गलत काट दीजिए। ठीक है, पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है, बिल्कुल गलत है। जब मन में आप पढ़ेंगे तो ऐसा कहाँ पर होगा? इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है, बिल्कुल गलत। तो आपका जो सही ऑप्शन है पहला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑप्शंस को भी हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सहयोग होता है। ठीक है, प्रभाव के नियम के अनुसार, ठीक है, जो उद्दीपक और अनुक्रिया का सहयोग होता है कैसा होता है? तो आपका हो जाता है साथियों सुखद एवं दुखद दोनों होता है। क्या? सुखद और दुखद दोनों होता है। प्रभाव का नियम, ठीक है, आप नहीं पढ़े होंगे तो नीचे कमेंट करिएगा। ठीक है, प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक और जो अनुक्रिया होता है उनके बीच सुखद और दुखद दोनों का अनुभव होता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध है प्रमुख रूप से होता है। ठीक है, तो भाषा शिक्षण के जो सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण का संबंध मुख्य रूप से होता है किससे होता है साथियों? शिक्षक से। किससे? शिक्षक से होता है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, छात्र से नहीं होगा। ठीक है, कक्षा के पर्यावरण से और गतिविधियों से नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण हो सकता है। ठीक है, इसके जो कारण है उनमें सबसे कमजोर कारण की बात कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए साथियों, जो शिक्षण विधि के क्वेश्चन होते हैं उसका अगर आप साथियों उत्तर जो है बिना चारों ऑप्शन पढ़े अगर आप टिक करेंगे तो 100% आपके साथियों प्रश्न गलत हो जाएंगे। ये साथियों मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने भी सीटेट का एग्जाम दिया है और मेरे 110 नंबर थे। ठीक है, 15 दिन की पढ़ाई में केवल। तो साथियों प्रत्येक जो ऑप्शन है उसको जरूर पढ़िए। चलिए देखते हैं। उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है। ठीक है, दूसरा है उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है। क्या साथियों वह जो भाषा लिखता है बिना विचार के लिखता है? तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं, जो पहला ऑप्शन है ये भी अभी सही नहीं लग रहा है। ठीक है, पहले इस तरह से आप विचार करेंगे कि कौन सही लग रहा है, कौन एकदम गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं। सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव, यानी कि नए नए शब्दों के विचार को समझ पाना। ठीक है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन अभी हम इसको रखेंगे साइड में क्योंकि हमको चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट चुनना है। उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है। ठीक है, तो जो साथियों इसमें जो आपका सही होगा उत्तर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि उसकी मौखिक भाषा यानी कि खुद से बोल पाना, ठीक है, खुद से नए शब्दों को प्रकट कर पाना उसकी जो कमजोर है, इसलिए वह रटे हुए शब्दों का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसलिए बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो इस तरह से साथियों आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, इसके बाद ही उत्तर टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो हिंदी भाषा शिक्षण है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। बच्चों में कहानियों को शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना। नहीं। क्या बच्चों में साथियों आप जो क्रिएटिव उनको नहीं बनाना चाहेंगे? ठीक है, यहाँ पर कह रहा है शब्दशः, यानी कि जैसे कि जैसा लिखा है उसको दोहराने की क्षमता का विकास करना, बिल्कुल गलत है। ठीक है, बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना। ऐसा जहां पर साथियों आपको कंठस्थ करवाने की बात आ जाए आप तुरंत उस ऑप्शन को गलत कर देंगे। ठीक है, क्योंकि साथियों हम रटने पर जोर नहीं देंगे, बच्चों को साथियों समझाएंगे, उसके तरीकों को समझाएंगे, उसके नियम को समझाने का प्रयास करेंगे। तो जहां पर आपको कंठस्थ करने रटवाने की बात आ जाए तुरंत गलत कर दीजिए उस ऑप्शन को, किसी भी क्वेश्चन में हो। अगला देखिए, बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना। ठीक है, यह भी आपका गलत हो जाएगा। बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना, यह सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका है। ठीक है, देखिए जो बच्चों में समझ है उस समझ के साथ, यानी कि वो अपने समझ के विकसित करने के साथ साथ पढ़ने व लिखने की जो उनकी क्षमता है उसका विकास करना, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। यानी कि जब आप भाषा सीखते हैं, जैसे हिंदी भाषा,
ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा बाधक तत्व यानी कि रुकावट वाला तत्व क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन भाषाई प्रयोग के अवसर। ठीक है, तो ये आपका जो बाधक नहीं है साथियों। जब आप भाषा प्रयोग के अवसर प्राप्त करेंगे तो आपका जो भाषा विकास है वो अत्यधिक मजबूत होगा। ठीक है, तो ये तो बाधक नहीं है। दूसरा है इकाई परीक्षण। इकाई परीक्षण भी नहीं है। आप जो है बच्चों के परीक्षण करेंगे तो ये भी आपका बाधक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देते हैं भाषा में आकलन। भाषा में आकलन साथियों ये बाधक तत्व हो सकता है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक भी नहीं होगा क्योंकि पाठ्य पुस्तक से नए नए शब्दों का विकास होगा बच्चों का। तो ये साथियों जो भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है वो क्या है? भाषा में आकलन, यानी कि भाषा में आकलन जब आप बच्चे का करेंगे बार बार तो ये साथियों आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, उनको आप अवसर नहीं देंगे, केवल आकलन करेंगे तो आपका ऑप्शन जो सी होगा वो बाधक तत्व हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। जो भाषा के शिक्षक है, जैसे आप हिंदी भाषा बच्चों को सिखाते हैं तो उसमें आप में क्या होना आवश्यक नहीं है? ठीक है, व्याकरण का ज्ञान बिल्कुल होना आवश्यक है। आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? सुंदर लेख भी होना चाहिए। ठीक है, और विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। तो जो रसायनों का ज्ञान है, रसायन यानी कि केमिकल्स का ज्ञान आपको होना जरूरी नहीं है। ठीक है, और पूछा क्या है? आवश्यक नहीं है, तो यही आवश्यक नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ये साथियों आपका विज्ञान जो पढ़ाते हैं उनको ऐसा ज्ञान होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। तो गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण चित्र दिखाकर, बिल्कुल सही, बच्चों को चित्र दिखाएंगे तो उनका जो समस्या है दूर हो जाएगा। वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, ठीक है, अगर कोई वस्तु है और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है गद्य शिक्षण में, ठीक है, जैसे आप आम के बारे में बात कर रहे हैं या किसी मशीन के बारे में बात कर रहे हैं गद्य में, ठीक है, गद्य शिक्षण में, तो बच्चों के सामने अगर वह मशीन लाकर रख देंगे तो उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका मॉडल दिखाकर उसका कोई मशीन का या जो भी आप बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पर उसका एक मॉडल दिखा देंगे। ठीक है, तो तीनों विधियां अपनाकर आप जो है गद्य शिक्षण में काठिन्य को आप निवारण कर सकते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर मतलब कक्षा 1 से 5 तक पर जो कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जिसे छात्र सरलता से समझ सकें। ठीक है, तो ये आपका उपयोगी होगा क्योंकि जिसे छात्र आसानी से समझेंगे वो छात्रों के लिए उपयोगी होगा। और यहाँ पूछा है नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमको निगेटिव ढूंढना है ऑप्शन। अगला ऑप्शन है जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों, क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाली होंगी, तो ये छात्रों के हित में होगा साथियों। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत नहीं है। जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव है। ठीक है, क्योंकि साथियों जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो ऐसी साथियों प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कोई उपयोगी नहीं है। मान लीजिए आप अंतर्राष्ट्रीय जो वादे किए जा रहे हैं एक दूसरे से कि हम जलवायु परिवर्तन पर काम करेंगे, ठीक है, तो ऐसे वादों पर जो कविताएं बनेंगी वो बच्चों को उससे क्या फ़ायदा, बच्चे उसमें क्या समझ पाएंगे। तो इसलिए जो ऑप्शन है आपका यही आपका जो है उपयोगी नहीं है बच्चों के लिए। ठीक है, और अगला ऑप्शन है जिसमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं हो, तो इससे साथियों जो है छात्र बहुत अच्छी तरीके से विकसित होंगे। उनमें साथियों वीरता की भावना उत्पन्न होगी, देशभक्ति की भावना उत्पन्न होगी। तो जो सबसे उपयोगी नहीं हो वो साथियों ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको साथियों चारों ऑप्शन पढ़ करके एक एक ऑप्शन को ध्यान से समझना है, इसके बाद ही उत्तर टिक करना है। चलिए अगला प्रश्न है भाषा सिखाने का सही क्रम है। तो भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है साथियों, चलिए देखते हैं। तो बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना। तो पहले आप क्या करेंगे, ठीक है, पहले आप क्या कर रहे हैं, इसका साथियों जो सही विधि है उसका एक ट्रिक है सुबोपाली। सुबोपाली इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, यानी कि पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो यही हम ढूंढेंगे कि ऑप्शन में आपका कहाँ पर है। ठीक है, ट्रिक क्या है, सुबोपाली, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, सुबोपाली, जिसको याद कर ले जाएंगे तो भूलेगा नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले हम सुनेंगे, पहले हम कान के माध्यम से सुनना करेंगे, सुनना जो है करेंगे। मतलब बच्चा अगर कोई साथियों भाषा सीख रहा है तो पहले वह जब एकदम बच्चा मान लीजिए अभी जल्द ही जल्द जो है नवजात बच्चा है तो वो क्या करेगा, क्या तुरंत बोलना चालू कर देगा? नहीं, पहले वह आपकी बातों को साथियों क्या करेगा, सुनेगा, श्रवण करेगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे सुबो में फिर क्या बो, ठीक है, तो बोलना प्रारंभ करेगा। ठीक है, इसके बाद पाली में, ठीक है, फिर पढ़ना चालू करेगा और फिर लास्ट में क्या करेगा, लिखना लास्ट में चालू करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। पहले श्रवण करेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? सबसे कम महत्वपूर्ण की बात कर रहा है, तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना। अगर कोई कहानी है उसको नाटक में रूपांतरित कर देते हैं तो इससे जो बच्चे अभिनय कैसा कर रहे हैं इससे आप बच्चे का आकलन कर सकते हैं, उनकी भाषा का आकलन। ठीक है, तो आपका सही होगा। और यहाँ सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है। ठीक है, साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना। मान लीजिए कोई साहित्यिक समारोह का आयोजन कर रहे हैं तो क्या उसमें आप बच्चे की भाषा का आकलन कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। क्यों नहीं कर सकते आप सोचेंगे? क्योंकि साथियों वहाँ पर जो साहित्यिक सम्मेलन होगा उसमें काफ़ी अच्छी खासी अगर भीड़ होती है तो बच्चा डर सकता है। ठीक है, वह अपनी भाषा प्रस्तुत नहीं कर सकता वहाँ पर। ठीक है, निगेटिव फीलिंग उसके अंदर आप आने लगेगी। क्या जब आप साथियों आप कक्षा 2-3 में पढ़ते थे तो भीड़ में जाकर आप कुछ बोल सकते थे खुले में? आपको डर लगने लगता था। ठीक है, तो ये साथियों सबसे बेकार ऑप्शन आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगर अगला देखिए लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना। अब लिखित परीक्षा का आयोजन आप करेंगे तो बच्चा साथियों अपने मन में सोच करके अपने जो है विचार उत्पन्न करके निडर होकर के उत्तर लिख सकता है, तो ये भी आपका अच्छा ऑप्शन है। किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। किसी विषय पर बच्चा अपना विचार प्रकट करेगा तो खुल क्या कर सकता है। तो सबसे जो बेकार ऑप्शन है, कम महत्वपूर्ण है, वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो 8वीं कक्षा के बच्चों में भाषा आकलन का जो सबसे बेकार और सबसे कम महत्वपूर्ण है वो आपका है साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही आप बोर ना होइए साथियों, ऐसे ही आपको समझ करके उत्तर पर टिक लगाना होगा। अगर ऐसे आप जल्दबाजी करेंगे तो उत्तर आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। ठीक है, अभी ऊपर मैंने यही समझाया कि अगर आप बच्चे हैं, अभी कक्षा 1 से 8 तक के हैं, तो आप साथियों किसी के सामने अपनी बात कहने में हिचकिचाएंगे। ठीक है, तो वही है कि रूपा अपने समूह के सामने अपनी बात कहने पर अटकती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन, प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। जहां पर साथियों आपको अवसर देने की बात आ जाए वही साथियों आपका 90% वहीं पर आपका ऑप्शन वही सही हो जाता है। ठीक है, लेकिन साथियों हम सभी ऑप्शन पढ़ेंगे। अगला ऑप्शन पढ़ेंगे, हम उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है। नहीं, बार बार समझाएंगे तो बच्चे के अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी कि मुझे कुछ आता ही नहीं। उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न कराएंगे, बिल्कुल गलत। क्या उसको आप जबरदस्ती करेंगे? मारपीट कर उसको जबरदस्ती आत्मविश्वास नहीं उत्पन्न कराया जा सकता साथियों। ठीक है, उसे हमेशा बड़े समूह में सामने बोलने के लिए कहेंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो आपका अवसर देना है। तो प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने की, छोटे छोटे मान लीजिए 10 बच्चे हैं, उसमें आप जो रूपा है उसको खड़ा करेंगे, आप कहेंगे कि आप कुछ बोलिए। इस तरह से जब वो धीरे धीरे बोलना सीख जाएगी तो आप बड़े जो समूह है उसमें आप जो है उसको अवसर दे सकते हैं। तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो कैसा साथियों आपको समझ में आ रहा है, मैं कैसा समझा पा रहा हूँ? उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये साथियों शिक्षण विधि के क्वेश्चन इसी तरह से आपको समझने होंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्ले लिस्ट से जाकर अन्य वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। तो अगर भाषा शिक्षण है और उसमें वर्तनी संबंधी, मान लीजिए जैसे आपको कोई शब्द लिखा है कुर्सी, कुर्सी बच्चा नहीं लिख पा रहा है, कुर्सी लिख दे रहा है कुर्सी की जगह। ठीक है, इसकी जगह आप कोई गलत शब्द लिखा है। ऐसी त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, यही पूछ रहा है। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। ठीक है, जहां पर साथियों अभ्यास करने की बात आ जाएगा, ऑप्शन में कोई भी क्वेश्चन हो जहां पर अभ्यास करवाने की बात आ जाएगा वो आपका 90% ऑप्शन सही हो जाएगा। ये साथियों आपके निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड अगर आप पढ़े होंगे तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं इस पर एक वीडियो स्पेशली बना दूंगा। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है वो आपका 90% तो यही समझ सही हो गया, लेकिन अभी हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, अगला हमारा ऑप्शन है त्रुटियों का प्रकार गिना करें। त्रुटियों का प्रकार साथियों गिनाने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, क्या इससे बच्चे का त्रुटियों का निवारण हो जाएगा? नहीं। जैसे बच्चा कोई ऑप्शन गलत कर रहा है लिखने में तो क्या आप कहेंगे कि तुम 10 शब्द गलत लिखे हो? नहीं, इससे उसकी जो कमी है वो दूर नहीं होगी। अगला है वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, कुछ बातें बताने से कोई वर्तनी दूर नहीं होगी शुद्ध करने की। त्रुटियों की उपेक्षा करके, क्या आप बच्चे में उसकी कमी को बता करके बार बार उसको बताएंगे कि आप ये कमी कर रहे हो, तुम ये गलती कर रहे हो, ऐसा कहने से उसकी कमी दूर हो जाएगी? नहीं। तो तीनों ऑप्शन गलत। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वर्तनी व शुद्ध उच्चारण एवं लेखन जो उसका है उसको बार बार साथियों अभ्यास करवाएंगे ताकि वो जो है सही कर सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने, ठीक है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डाट की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती।
किसकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती सीखने सिखाने की प्रक्रिया में? चलिए देखते हैं। शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान की उपेक्षा, ठीक है, की जा सकती है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है साथियों, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, यानी कि बच्चा अगर मान लीजिए कक्षा 5 में पढ़ रहा है तो वह इसके पहले अपनी भाषा का कितना विकास कर चुका है, इस पर आप साथियों इसकी उपेक्षा आप नहीं कर सकते। हो सकता है उसका विकास साथियों बहुत कम हुआ हो, ठीक है, तो इस हिसाब से उसका आकलन आप करेंगे और सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है उसमें इसका उपयोग करेंगे कि बच्चा पहले बहुत कम सीखा है, अब उसकी साथियों यानी कि जो बच्चे की भाषिक पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड, ठीक है, तो बैकग्राउंड अगर आप उसका जानेंगे तो ही आप उसको अच्छे से सिखा पाएंगे। तो आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसकी सामाजिक श्रेणी की बात नहीं करेंगे कि वह किस जाति धर्म का है, ठीक है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। बच्चे के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान, ठीक है, जरूरी नहीं है कि बच्चा का अगर पाठ्य पुस्तक ज्ञान अच्छा है तो उसका जो भाषा कौशल है वो अच्छा है, ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगला प्रश्न है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो। मान लीजिए कोई का ये वर्ण है, का क्या है, एक वर्ण है, अक्षर है, और माँ और ला हमने मिला दिया, क्या बन गया साथियों, कमल। अब कमल का एक अर्थ है, अगर मैं आपसे कह दूं कमल तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि राष्ट्रीय पुष्प कमल की बात हो रही है, ठीक है, तो अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है, उसको क्या कहेंगे साथियों, शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने का, माँ और ला को मिलाया, 3 वर्ण को मिला दिया और इसका एक अर्थ निकलने लगा, यानी कि कमल एक फूल है, तो ये क्या हो गया, एक शब्द बन गया, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। काफ़ी टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं साथियों, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा साथियों अनौपचारिक कथन। अनौपचारिक कथन क्या होता है साथियों, जो पूर्व से निर्धारित ना हो, नियमित ना हो, उसके लिए कोई साथियों समयबद्ध ना किया गया हो, ठीक है। जैसे जब हम आपसे मान लीजिए हमारा व्यवहार है, ठीक है, हम और आप दोस्त हैं, तो हमारे जो आपके बीच बातचीत होगी क्या वह पूर्व से साथियों निर्धारित होगी, क्या वह साथियों किसी नियम कानून पर होगी, नहीं, तो उसी को साथियों अनौपचारिक कथन कहते हैं। और जो साथियों औपचारिक कथन होगा वो साथियों नियम कानून से बधा होगा, वो साथियों रूल रेगुलेशन से चलेगा, बस इस तरह से आप समझिए। जो रूल रेगुलेशन से चले वो औपचारिक होगा, जो रूल रेगुलेशन से ना चले वो साथियों आपका अनौपचारिक होगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तर्क संगत कथन आपके साथियों मैथ और रीजनिंग में प्रयोग किए जाते हैं, व्यवहार में नहीं, ठीक है। क्या हम व्यवहार में तर्क संगत कथन प्रयोग करते हैं? नहीं। प्रासंगिक कथन ये साथियों जो जैसे प्रसंग आप पेश करते हैं जैसे कथाओं में, तो इस तरह से आपका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, ठीक है। अनौपचारिक कथन जो है आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है। तो व्याकरण शिक्षण की सबसे उचित पद्धति कौन सी है, इसको हमको देखना है, ठीक है। तो साथियों जहां पर आपको कंठस्थ है यानी कि रटाने की बात आ जाए, तुरंत उस ऑप्शन को आप पेडागोजी में गलत काट दीजिए साथियों। 100% मैं बता रहा हूं कि वो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। जहां पर रटने की बात आ जाए तुरंत उत्तर गलत, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। व्याकरण शिक्षण की पहले बच्चों को, ठीक है, उदाहरण बताएं, इसके बाद नियम की ओर ले जाएं, ठीक है। जैसे कोई मान लीजिए गणित के क्वेश्चन हो और आप जो है उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, कि 2 धन 2 और गुणे 2 ये कैसे हल होगा, ठीक है। तो इसको उदाहरण के माध्यम से आप समझाएं कि पहले हम गुणा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ 4 हो जाएगा और प्लस ये आपका उत्तर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब नियम आप बताएंगे, ठीक है, काकू जोगा वाला कि पहले का को पहले तोड़िए, ता पाछे दे भाग, गुणा करो धन 2 जोड़िए, ऋण को 2 घटा, ये आप पढ़े होंगे छोटी कक्षाओं में, इस तरह से आपको याद कराया जाता है। तो पहले हम उदाहरण देखेंगे फिर जो है नियम पढ़ेंगे, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होगा, ठीक है। तो पहले नियम नहीं पढ़ेंगे, पहले उदाहरण तब नियम, सबसे बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं, क्या छोटे बच्चों को आप सूत्रों का प्रयोग कराएंगे? कक्षा 5 के बच्चों को, 4 के 3 के 2 के 1 के बच्चों को क्या उनको सूत्र रटवाएंगे? नहीं, वो सूत्र नहीं रट पाएंगे। सबसे पहले उनको उदाहरण समझाइए फिर उनको नियम बताइए, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। तो जो साथियों शिक्षण विधि के क्वेश्चन होते हैं, चारों ऑप्शन आप पढ़िए, उसके बाद ही उत्तर लगाइए, और साथियों जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी दी जाए। जहाँ पर साथियों स्वतंत्रता, बच्चों को स्वतंत्रता देने की बात जिस ऑप्शन में आ जाएगा, चाहे जो क्वेश्चन हो, वही साथियों आपका 90% ऑप्शन पहले ही सही हो गया,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर याद याद हो यानी कि रटने की बात आ गई ना, ऑप्शन तुरंत आप गलत काट दीजिए। ठीक है, किसी वक्ता के साथ रहते हो, क्या किसी वक्ता के साथ रहने से जरूरी है बच्चे में भाषा क्षमता विकसित हो जाएगी? नहीं। तो जो साथियों सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, यानी कि बच्चों को बोलने और सुनने की आज़ादी दी जाए तभी बच्चे जो है उनकी भाषा क्षमता विकसित होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती अगर लिखना है तो वह बीच वाला अक्षर छोड़ देती है, पति लिख देती है। अभिनव लिखते समय वह छोटी ई की मात्रा, ठीक है, भापे भूल जाती है, और ठीक है भानव लिख देती है। ठीक है, तो इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है, यानी कि ऐसा वह क्यों करती है। ठीक है, तो चलिए, उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता है, बिल्कुल गलत। अगर रुचिकर लिखना ना होता तो वह लिखती ही क्यों? ठीक है, इस तरह से आपको सोचना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य नहीं है। क्या साथियों, वह जो अपने मन में विचार बनाएगी और जब लिखेगी तो दोनों की गति बराबर नहीं होगी? यहाँ पर गति बिल्कुल बराबर होगी साथियों। ठीक है, अगला ऑप्शन है उसके विचारों में अस्पष्टता नहीं है, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। यानी कि जो वो विचार कर रही है वो स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि वह वास्तव में विचार किस शब्द का कर रही है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। उसे मात्राओं का ज्ञान ना हो, जरूरी नहीं है ऐसा हो। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। इसका पीडीएफ भी आपको साथियों दिया जाएगा। इसके अलावा मैंने साथियों सीटेट के सभी नोट्स के साथियों पीडीएफ आपको प्रदान करा दिए हैं। नीचे लिंक टेलीग्राम का चैनल का है, वहां से ज्वाइन करके आप साथियों उसे भी पा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ठीक है, समावेशी माहौल क्या होता है कि यानी कि समान रूप से सभी को शिक्षा प्रदान करने की बात की जा रही है। तो चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग। ठीक है, यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होती है? जैसे आपकी प्रोजेक्टर टीवी हो गई। ठीक है, वर्तमान में आप मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? दृश्य श्रव्य संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो ये साथियों आपका ऑप्शन बेस्ट हो सकता है, क्योंकि साथियों समावेशी माहौल बनाने के लिए अपनी कक्षा में जब ऐसे संसाधनों का आप प्रयोग करेंगे तो बच्चे सभी समान रूप से सीखेंगे। मान लीजिए आपने कक्षा में प्रोजेक्टर लगा दिया और उस पर जो चित्र दिखाई दे रहा है और उससे जो आवाज़ निकल रही है सभी बच्चों को समान रूप से सुनाई देगी। ठीक है, तो अगला ऑप्शन देखते हैं, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना। क्या आप बहुत धीमा बोलेंगे तो बच्चे जो है उनको सभी को सुनाई देगा? हो सकता है पीछे वाला बच्चा ना सुन पाता हो, तो इसलिए आपका ऑप्शन भी गलत हो गया। सभी बच्चों के सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन है, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। ठीक है, तो ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ भी दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, तो ये भी ऑप्शन सही लग रहा था, लेकिन मैंने कहा ना आप चारों ऑप्शन पढ़िए तभी उत्तर टिक करिए। ठीक है, तो ये दोनों तो ऑप्शन आपके गलत हो गए बिल्कुल, लेकिन जब हमने चौथा ऑप्शन पढ़ा इसको भी हमने सही मानकर पहले चुन लिया, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। ठीक है, अब ये दोनों में अंतर क्या है? देखिए यहाँ पर सदैव प्रयोग की बात कर रहा है, सदैव अनिवार्य प्रयोग। क्या कक्षा में हरदम बच्चों को सिखाने के लिए दृश्य श्रव्य संसाधनों का ही प्रयोग होगा कि आप एक शिक्षक हैं, आप भी कुछ बच्चों को सिखाएंगे? तो साथियों सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर है कि जब आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग हो, यानी कि उचित आवश्यकता हो, तभी ऐसे संसाधनों का प्रयोग करके बच्चों को समान रूप से शिक्षा दिया जाए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको साथियों उत्तर चुनना होगा, समझिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये क्या है साथियों? एक पुस्तक का नाम है, और ये साथियों आपका लिखा था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा था। ठीक है, तो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये आप जानते रहिए किसने लिखा? ग्रियर्सन ने लिखा। प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है?
क्या सबसे कम प्रभावी की बात कर रहा है, यानी कि हमको सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना होगा जो बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति, यानी कि बच्चा बोलता क्या है, ठीक है, अपनी मन के भावों को प्रकट कैसे करता है एक टीचर के सामने, एक क्लास में, एक समाज में, ठीक है, उसको साथियों उसके उस विकास को जो वो बोलता है उसके उस विकास को सबसे कम प्रभावी कौन करता है। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। बिना चारों ऑप्शन पढ़े साथियों कभी भी शिक्षण विधि में, पेडागोजी में आप उत्तर नहीं मारेंगे। बार बार बता रहा हूं, अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो साथियों आप जो है बहुत ही कम मार्क्स नंबर लाएंगे, ठीक है, क्योंकि साथियों आपको चारों ऑप्शन बिल्कुल सही दिखाई देंगे, ठीक है, लेकिन उन चारों में से हमको बेस्ट चुनना होता है। इसलिए मैं बार बार बताता रहता हूं कि बिना चारों ऑप्शन पढ़े आप टिक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप पहला ऑप्शन पढ़ेंगे तब भी आपको सही लगेगा, दूसरा पढ़ेंगे तो भी आपको सही लगेगा, ठीक है। जब तक आप चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तब तक आप बेस्ट ऑप्शन नहीं चूज कर पाएंगे। तो पहला है घटना वर्णन करना, ठीक है। जब घटना कोई घटना, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया है और बच्चा वहां पर मौजूद था और आपने क्लास में उस घटना के बारे में उससे पूछा, तो बच्चा अपने शब्दों में बताने की कोशिश करेगा, तो यहां पर उसकी जो अभिव्यक्ति का विकास अच्छे तरीके से होगा। और यहां सबसे कम प्रभावी पूछा है, तो यानी कि पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। कहानी को शब्द से दोहराना, ठीक है, कहानी को शब्द से दोहराना, ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है 90%। अभी इसको हम अलग रखेंगे। चलिए अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। कहानी को अपनी भाषा में कहना। बच्चा जब अपनी भाषा में किसी कहानी को बताएगा तो नए नए शब्दों का निर्माण करेगा, आता है उसकी जो मौखिक अभिव्यक्ति है यहाँ पर अच्छी होगी, विकास उसका अच्छा होगा, ठीक है। चित्र देखकर कहानी लिखवाना। अब मान लीजिए बच्चों के सामने हमने चित्र रख दिया और उसके माध्यम से उसको कहानी लिखने को बोला, तो उसकी जो मौखिक अभिव्यक्ति होगी अच्छी होगी, उसका विकास अच्छा होगा, यानी कि सबसे जो कम प्रभावी होगा वो आपका ऑप्शन भी होगा। यानी कि अगर हम कहानी को साथियों जैसे का जैसा लिखा हुआ है किताब में वैसे के वैसा दोहराएंगे बच्चों से, तो बच्चे नए शब्दों का विकास नहीं कर पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन भी सही होगा। इसी तरह से आपको प्रश्नों को छांटना है। चलिए साथियों दूसरा प्रश्न देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। मुहावरे और लोकोक्तियां का प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन, यह भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। नहीं साथियों, जरूरी नहीं है कि जो है सभी जगह लोकोक्तियां और मुहावरे का प्रयोग हम करें, ठीक है। यह भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, ये ऑप्शन आपका सही लग रहा है, अभी हम इसको रखेंगे। तीसरा है ऑप्शन आपका, यह भाषा को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। नहीं साथियों, क्या अगर हम किसी भाषा में, किसी कहानी में या कहीं भी कोई बात कह रहे हैं उसमें मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं तो क्या भाषा नियंत्रित हो जाती है? नहीं नियंत्रित होती, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन है भाषा का अलंकरण इनका कार्य है, ठीक है। भाषा का अलंकरण तो इनका कार्य है ही, लेकिन इसके साथ साथ ही साथियों भाषा को प्रभावी बनाते हैं साथियों, और अच्छे से भाषा को समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन भी होगा, यह भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, क्या, लोकोक्तियां और मुहावरे, ठीक है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, ठीक है। नीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें प्रत्येक 5वीं शब्द की जगह रिक्त स्थान था, ठीक है, जिसे बच्चों को भरना था। नीता ने किसका प्रयोग किया, ठीक है। जब आप साथियों कक्षा 3, 4, 5 में रहे होंगे तो साथियों कभी कभी आप अपनी पुस्तक में देखते थे रिक्त स्थान भरो वाला क्वेश्चन आता था। वही चीज यहां पर पूछ रहा है साथियों कि साथियों जो शिक्षिका नीता है उसने अपने दिमाग से किसका प्रयोग किया है, ठीक है। तो पढ़ने की यहाँ की प्रशिक्षण की बात आ नहीं रही है, परीक्षण की और लेखन परीक्षण की भी बात नहीं आ रही है, तो और व्याकरण इससे कोई मतलब नहीं। जो साथियों इसका उत्तर आपका होगा क्लोज परीक्षण, ठीक है। रिक्त स्थान भरने में साथियों आपको क्या परीक्षण किया जा रहा है? क्लोज परीक्षण, यानी कि शब्दों का क्लोज रिलेशन क्या है, क्लोज परीक्षण क्या है, वो बच्चा क्या समझ पा रहा है, सीख पा रहा है, ठीक है, यानी कि सही रिक्त स्थान भर पा रहा है कि नहीं, ये सब चीजें यहां पर आती हैं क्लोज परीक्षण में, ठीक है। बच्चों के सोचने की क्षमता विकसित होती है, तो क्लोज परीक्षण आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों में और की माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है, यानी कि बच्चों में किसके माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है? तो यहां पर साथियों जो चित्रांकन लिपि चिन्ह, बच्चों को साथियों लिपि चिन्हों के बारे में नहीं मालूम होता है, तो इसलिए छोटे बच्चों को यहां पर आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद पुनः लिपि चिन्ह आ गए और जहां जहां पर लिपि चिन्ह है वो ऑप्शन कट जाएंगे, बचा आपका साथियों ऑप्शन ए, क्योंकि लिपि चिन्ह जो है साथियों वो साथियों बच्चों को पूरा नहीं मालूम होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके लेखन कौशल का विकास साथियों लिपि चिन्हों के प्रयोग से नहीं होगा, इसलिए सभी ऑप्शन में लिपि चिन्ह है तो हम काट देंगे। इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा, आपके परीक्षा में भी ऐसा प्रश्न आएगा। तो इसलिए जो आपका रेखांकन है और चित्रांकन है, यानी कि रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से बच्चे के लेखन कौशल का विकास अच्छे से किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। सुनीता अवसर, यानी कि जो ये साथियों ये वाला सा है, इसको साथियों हम
आम बोलचाल की भाषा में बड़ा सा बोलते हैं। लेकिन साथियों सही ये क्या है, तालब सा है। क्या, तालब सा। और इसके बाद जो ये है इसको हम बोलते हैं साथियों छोटा सा। इसको साथियों सही बोलें तो ये है आपकी दंती सा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सुनीता अवसर बड़ा सा को छोटा सा बोलती है। ठीक है, यानी कि अवसर में जो बड़ा सा है उसको आपका छोटा सा बोलती है। सुनीता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे। ठीक है, कहीं कहीं आप देखते होंगे साथियों लोटा शब्द का प्रयोग होता है, गमछा शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन ये साथियों सब जगह प्रयोग नहीं होते। ये सब कहीं आप अन्य जगह पर जाकर प्रयोग करेंगे तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये साथियों जो ऐसा प्रभाव होता है, इस तरह का कोई भी प्रभाव होता है, वो आपका क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होता है। वो एक क्षेत्र विशेष में बोला जाता है। इसलिए साथियों सुनीता इसमें दोनों में भेद नहीं समझ पाती है और साथियों बड़ा सा को छोटा सा ही जो है प्रयोग करती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके भाषा में कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, भाषा के ज्ञान का अभाव नहीं है और ना तो लापरवाही है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बेस्ट होगा, ऑप्शन बी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। ठीक है, डाल का उपयोग करते हुए ये वाक्य बनाओ। ठीक है, तो यानी कि सबसे बेस्ट ऑप्शन हमको चुनना है। उनकी भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक की बात कर रहा है। ठीक है, तो डाल का उपयोग करते हुए वाक्य बनाओ, तो एक वाक्य बना देगा बच्चा। इसके अलावा अन्य शब्दों के बारे में नहीं सोचेगा, यानी कि ये अभी बेस्ट ऑप्शन नहीं लग रहा है। दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों आ गया, यानी कि यहां पर आपको कुछ अपने दिमाग से सोचकर लिखना होगा नए शब्दों का प्रयोग करके। तो ये ऑप्शन आपका सही लग रहा है, इसको अभी रखेंगे साइड में। तीसरा ऑप्शन पढ़ेंगे, तितली और कली ने क्या खेला। क्या खेला, कोई खेल खेला, कुछ भी खेला, एक शब्द में उत्तर निकल जाएगा, यानी कि दिमाग का प्रयोग, नए शब्दों का प्रयोग बच्चा नहीं करेगा। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, मान लीजिए आपने रामायण बता दिया, गीता बता दिया, कुछ भी बता दिया। ठीक है, या कोई कहानी बता दिया, तो यहां पर आप एक ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी होगा। क्योंकि यहां पर तितली कली के पास कब गई, ये तो क्वेश्चन बन ही रहा, साथ में क्यों आ गया, क्यों तितली जो है कली के पास गई, यानी कि यहां पर आप उसका कारण भी बच्चा लिखेगा। और जब बच्चा कारण लिखेगा तो नए शब्दों का प्रयोग करेगा, नए शब्द सोचेगा, यानी कि उसकी जो भाषा क्षमता है वो साथियों विकसित होगी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सर्वाधिक अच्छा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक अंतर क्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है। तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, वाइगोस्की ने दिया था। और जहां पर आपका साथियों सामाजिकता की बात आएगी वहां पर आप ऑप्शन वाइगोस्की मानेंगे अगर ऑप्शन में आपके है। ठीक है, तो वाइगोस्की आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, स्किनर ने भाषा, ये स्किनर नहीं साथियों स्किनर है, स्किनर एक मनोवैज्ञानिक थे। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल दिया है। तो जो साथियों स्किनर थे उन्होंने भाषा सीखने में सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक बल दिया है वो अनुकरण पर दिया है। यानी कि स्किनर का साफ साफ कहना था कि बच्चा जब छोटा होता है अपने घर वालों से साथियों अनुकरण करके, यानी कि उसके मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं, भाई बहन आस पड़ोस के लोग क्या बोल रहे हैं, उन शब्दों पर विचार करता है, सोचता है, समझता है और धीरे धीरे उन शब्दों का अनुकरण करता है और जो है उसका भाषा विकास इसी तरह से होता रहता है। तो आपका सबसे अच्छा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो उम्मीद है आपको साथियों अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी टॉपिक विशेष पर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। तो बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन अगर आप करना चाहते हैं एक शिक्षक के रूप में या एक सुगमकर्ता के रूप में, तो सर्वाधिक सहायक क्या होगा। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। ठीक है, यानी कि बच्चे जो आपस में अनौपचारिक बातचीत करेंगे। ठीक है, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत साथियों उसको कहते हैं जहां पर साथियों नियम कानून रेगुलेशन की बात आए। ठीक है, तो अगर साथियों हम कक्षा में होंगे और हमारे सामने कोई बड़ा होगा तो बच्चे डरेंगे। ठीक है, आप जब बच्चे होंगे तो कोई जब आपके सामने बड़ा आ जाता होगा तो आप उस तरह से खुलकर बातें नहीं कर पाते रहे होंगे अपने बचपन में। तो यहां पर औपचारिक बातचीत वही होता है जो साथियों फ्री माइंड से खुलकर ना बातचीत किया जा सके। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही लग रहा है, उसको अभी साइड में रखेंगे। बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत बिल्कुल नहीं, इससे आप आकलन नहीं लगा पाएंगे कि बच्चे की भाषा क्षमता कैसी है। क्योंकि जब बच्चा शिक्षक के सामने होगा, एक दूसरे से बात करेंगे तो बच्चा खुलकर नहीं बोल पाएगा, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, कभी कभी डरने लगते हैं। अगला हमारा ऑप्शन है, बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना।
ठीक है। यानी कि बच्चे अगर शिक्षक द्वारा प्रदत्त कार्य जो है उसका अभ्यास करेंगे तो यहाँ भी उसका सर्वाधिक अच्छे तरीके से आप जो है आकलन नहीं कर पाएंगे उसकी भाषा विकास का। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जब परस्पर यानी कि आपस में साथियों खुलकर अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे तो सबसे अच्छे तरीके से उनकी भाषा का आकलन वहीं पर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? ठीक है, तो बहुभाषिकता को कौन सा प्रश्न पोषित करेगा, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, एक अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? तो एक अच्छी लगने वाली महक को साथियों यहाँ पर आपका साथियों नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक अच्छी लगने वाली महक हो सकता है सभी बच्चे एक ही शब्द का प्रयोग कर दें वहाँ पर। तो यहाँ पर जो कक्षा में अन्य कई भाषा बोलने वाले बच्चे हैं उनका साथियों शब्द नहीं यहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई उर्दू बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई साथियों हिंदी बोलता है, मराठी, सिंधी, उड़िया, मान लीजिए सभी भाषा बोलने वाले बच्चे आपकी क्लास में हैं। ठीक है, तो आपका जो साथियों सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा उसको चुनना होगा। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? यहाँ भी आपका बच्चा एक ही शब्द में बोल पाएगा, एक ही उत्तर आपको दे पाएगा, इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो आपके नहीं होंगे। अगला है, तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है? ये भी आपका नहीं बच्चा बता पाएगा क्लियर, और सभी अन्य जो भाषी बच्चे हैं वो भी नहीं बता पाएंगे। सबसे बेस्ट जो होगा साथियों ऑप्शन डी होगा, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। ठीक है, क्योंकि यहां पर साथियों अपनी भाषा में लिखने की बात नहीं की गई है, इसलिए बच्चा डरेगा, क्लियर नहीं कर पाएगा कि हम कौन सा नाम बताएं, महक का कौन सा नाम बताएं। ठीक है, और बुरी लगने वाली महक का क्या नाम बताएं, क्योंकि बच्चा सोचेगा कि शिक्षक जिस भाषा में बात करता है बच्चा उसी में बताना चाहेगा। लेकिन जब साथियों यहां पर आ गया कि फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, तो यहां पर बच्चा जो साथियों खुलकर अपनी भाषा का प्रयोग करके, ठीक है, वो जिस भाषा में अपने स्थानीय स्थान पर यानी कि जहां पर उसका घर है, जहां पर वो रहता है, जहां पर उसका जन्म हुआ है, उन भाषाओं का प्रयोग करके जब उन फूलों का नाम बताएगा तो सबसे अच्छे तरीके से बहुभाषिकता का जो पोषण होगा, ठीक है, वो आपका ऑप्शन डी में होगा। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला हमारा प्रश्न है, भाषा शिक्षण के चुनाव की जाने वाली शिक्षण विधि किस पर आधारित होनी चाहिए? तो भाषा शिक्षण के चुनाव की जाने वाली शिक्षण विधि किस पर आधारित होनी चाहिए? बाल केंद्रीकरण पर। ठीक है, और जहां पर साथियों बाल केंद्रीकरण यानी कि बालक के केंद्रीकरण की बात आए वो ऑप्शन आपका लगभग सही होगा। शिक्षक केंद्रीकरण की बात नहीं करेंगे, ठीक है, और प्रयोग पर बात नहीं करेंगे। तो जो ऑप्शन आपका पहला सही होगा साथियों, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, गतिविधियों पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो साथियों जो आपका भाषा शिक्षण के चुनाव की बात होगी वो बाल केंद्रित होगी, क्योंकि बच्चा साथियों जब छोटा होगा तो सभी भाषाओं में वो नहीं समझ पाएगा हर चीज को, इसलिए वो साथियों जो भी भाषा जानती है उसी में साथियों उसका जो है शिक्षण कार्य आरंभ करना चाहिए शिक्षक को। इसलिए बाल केंद्रीकरण पर जो है हम चुनाव करेंगे उसके भाषा शिक्षण की बालक के। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना है। क्या है साथियों? शिक्षण सिद्धांत नहीं है, शिक्षण सूत्र है साथियों। ठीक है, क्या है? शिक्षण सूत्र है सरल से कठिन की ओर। क्योंकि अगर साथियों आप पहले कठिन कर देंगे, अगर आप कठिन से सरल की ओर करेंगे तो कठिन चीजें बच्चे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो सरल चीजें हैं जब बच्चे सरल चीजों को समझ पाएंगे तो धीरे धीरे जब उनको आप सरल से कठिन की तरफ ले जाएंगे तो वो साथियों सब चीजें समझ ले जाएंगे। ठीक है, बच्चे छोटे होते हैं, वैज्ञानिकता उनको नहीं मालूम होती, इसलिए साथियों आप वैज्ञानिकता की बात नहीं करेंगे, दार्शनिकता की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा शिक्षण सूत्र होगा, ये सरल से कठिन की ओर ये जो शिक्षण होता है ये साथियों शिक्षण सूत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बस 2 से 3 प्रश्न और बचे हैं साथियों, पूरा वीडियो देखकर जाइएगा। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है? ठीक है, शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है? भाषा कौशल सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सुबो पाली आपका है जो वो आपका भाषा कौशल होते हैं। ठीक है, तो इनका क्रम आप याद रख लीजिए, कभी कभी पूछा जाता है। सुबो पाली, क्या? सुबो पाली, ये आपका एक ट्रिक है। सुबो मतलब आपका पहले बच्चा सुनेगा, फिर सुनने के बाद बोलना प्रारंभ करेगा, और पाली से में जो आपका पा है इसका मतलब बोलने के बाद पढ़ना स्टार्ट करेगा और लास्ट में लिखना प्रारंभ करेगा। तो ये कभी कभी ये आपका क्रम पूछ लिया जाता है, तो इसको आप सुबो पाली शब्द से याद कर सकते हैं। तो जो साथियों शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाएगा, तो सामान्य रूप से उसके श्रवण भाषा का विकास किया जाता है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो ज़्यादा लिख नहीं पाते हैं, ना तो ज़्यादा पढ़ पाते हैं, ना तो बोल पाते हैं, तो केवल वो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं और सुनकर समझते हैं, और वहीं पर उनका जो भाषा कौशल है सबसे ज़्यादा सुनने से विकसित होती है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा किसके रूप में? अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन है कहानी, कविता एवं निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर। ठीक है, तो नियम को सुनकर, तो ये आपका सही लग रहा है। दूसरा पढ़ते हैं, एक दूसरे को सुनाकर। ठीक है, तो आपका ये भी सही लग रहा है, एक दूसरे से बोलकर। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है। तो आपका सही हो जाएगा साथियों पहला और दूसरा ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन चौथा सही होगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। ठीक है, जो श्रवण कौशल जो छात्रों द्वारा अधिगम होता है वो साथियों कैसे? कहानी, कविता और निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर होता है। बच्चे साथियों कहानी के माध्यम से सीखते हैं, कविता और निबंध परीक्षण जो साथियों आपको दिया जाता है कक्षा 4-5 में लिखने को, उससे साथियों उनके नियमों से साथियों बच्चे का जो अधिगम है वो साथियों अच्छे से होता है। ठीक है, और एक दूसरे को सुनाकर साथियों उनका अधिगम होता है। जैसे आप कक्षा 3-4-5 में रहेंगे तो आपको पहाड़ा पढ़वाया जाता था। ठीक है, तो वही सब चीजें यहां पर आपका है। तो पहला और ऑप्शन साथियों आपका बेस्ट होगा और इस तरह से आपका चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो अगर हम एक दूसरे से बोलकर चुनते, अगर मान लीजिए ये ऑप्शन हम चुन लेते तो हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन छूट जाता, और पहला और दूसरा ऑप्शन साथियों सबसे बेस्ट है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन यहां पर दिया गया है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों, इसलिए हम तीसरे को छोड़ देंगे और सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका चुनेंगे, पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, चलिए अंतिम और लास्ट प्रश्न देखते हैं। भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य है। तो भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम। ठीक है, तो भाषा जो होती है अन्य विषयों से संबंधित उसका क्या कार्य होती है। ठीक है, तो जैसे आपका हो गया, मान लीजिए आप हिंदी भाषा में पढ़ते हैं और आपको विज्ञान पढ़ना है, तो आप विज्ञान किस भाषा में पढ़ेंगे? हिंदी में ही पढ़ेंगे ना। तो यही चीज यहां पर पूछा जा रहा है, जो भाषा होती है उसकी अन्य विषयों से संबंधित क्या कार्य होती है। तो हम जो है अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम बनाते हैं किसको? अपनी भाषा को। जैसे विज्ञान पढ़ना है, गणित को समझना है, कुछ भी करना है, तो हम अपनी भाषा में ही उसको समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। जैसे हम हिंदी में सब चीजें समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, चाहे वह गणित हो, हिंदी हो, कोई भी चीज हो, हम उसको हिंदी में ही समझते हैं। दूसरा ऑप्शन है अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम, बिल्कुल सही है। वही चीज जो मैंने आपको बताया कि आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, इसके अलावा आप विज्ञान पढ़ रहे हैं या कोई कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आप अपना जो माध्यम चुनते हैं वो हिंदी चुनते हैं, इंग्लिश चुनते हैं या उर्दू, जो भी आप भाषा जानते हैं। जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने देश में हिंदी बोलते हैं तो वो सब चीजें पढ़ने में हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो पहला और दूसरा ऑप्शन आपका दोनों सही होगा, इसलिए ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि पहला और दूसरा ऑप्शन जो है भाषा के बारे में बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।